दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मनोविज्ञान के संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत हमने संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद हम पढ़ चुके हैं। और अगला जो संप्रदाय है मनोविज्ञान के इस कड़ी में हम वो पढ़ने जा रहे हैं मनोविश्लेषणवाद। कौन सा संप्रदाय है अगला? मनोविश्लेषणवाद। साइको एनालिटिकल थ्योरी इसको बोलते हैं। और मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय है दोस्तों, उसकी स्थापना की है सिगमंड फ्राइड ने। स्थापना किसने की है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने इस संप्रदाय की स्थापना की। कब की है? 1900 में। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने इस संप्रदाय की स्थापना की है। और ये कहां के रहने वाले थे दोस्तों? ये रहने वाले थे वियना ऑस्ट्रिया के। वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया। तो सिगमंड फ्राइड ने 1900 में इसकी स्थापना की थी। और ये रहने वाले कहां के थे? वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और स्पेशली इनको क्या कहा जाता है? मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक इनको कहा जाता है। मनोचिकित्सक फ्राइड को कहा जाता है। और ये जो संप्रदाय है, कौन सा? मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय है, इसको मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। द्वितीय बल कहा जाता है व्यवहारवाद को। द्वितीय बल कहा गया है किसको? व्यवहारवाद को। लेकिन जो प्रथम बल कहा गया है वो कहा गया है मनोविश्लेषणवाद को। तो यह संप्रदाय मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। प्रथम बल कहा जाता है इसके महत्व की वजह से, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से अगर मनोविज्ञान को किसी ने प्रभावित किया है तो वो किया है मनोविश्लेषणवाद ने। किसने प्रभावित किया है? मनोविश्लेषणवाद ने मनोविज्ञान को सर्वाधिक ढंग से प्रभावित किया। इसलिए मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। द्वितीय बल कहा जाता है व्यवहारवाद को। तो ध्यान रखना दोस्तों इस चीज को। प्रथम बल कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद को। किसको कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद को प्रथम बल कहा जाता है। व्यवहारवाद को द्वितीय बल कहा जाता है। तो स्थापना की सिगमंड फ्राइड ने कब की थी? 1900 में। वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। मनोचिकित्सक इनको कहा जाता है। कौन थे? मनोचिकित्सक थे। और प्रथम बल इस संप्रदाय को कहा जाता है। तो एक सामान्य सी जानकारी है इस संप्रदाय के संदर्भ में हो गई। अब अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व विकास के 2 मॉडल दिए। क्या दिए इन्होंने? व्यक्तित्व के 2 मॉडल की चर्चा इन्होंने की है। कौन से संप्रदाय के अंतर्गत? मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत। मनोविश्लेषणवाद। तो इस संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व के 2 मॉडल दिए। पहला है स्थलाकृतिकल मॉडल। स्थलाकृतिक संरचना, या बोल दो आकारात्मक संरचना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। और दोस्तों स्थलाकृतिकल जो संरचना है, इसके अंतर्गत इन्होंने मन की 3 दशाओं का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? मन की 3 दशाएं इन्होंने बताई है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसको? मन की 3 दशाओं को। दूसरा जो मॉडल इन्होंने दिया है वो दिया है गत्यात्मक संरचना। इंग्लिश में बोलते डायनेमिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। और एक इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया है अपने इस संप्रदाय के अंतर्गत, वो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। कौन सा है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत।
इसके अंतर्गत इन्होंने विकास की 5 अवस्थाएं बताई, ठीक है। तो यहां पर इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से वहां पर इस सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। यहां पर जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे तो स्थलाकृतिकल मॉडल और गत्यात्मक मॉडल को यहां पर हम पढ़ेंगे। स्थलाकृतिकल मॉडल के अंतर्गत इन्होंने मन की जो 3 दशाएं इन्होंने बताई, और गत्यात्मक जो मॉडल है, डायनेमिक जो मॉडल है, इसके अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार इन्होंने बताए। तो व्यक्तित्व 3 प्रकार की चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे, और मन के जो 3 संरचना इन्होंने बताई, मन की जो 3 दशा इन्होंने बताई है, उसकी जो चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो मन की जो 3 दशा इन्होंने बताई वो कौन कौन सी थी? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अर्धचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस, ठीक है। और इन्होंने जो मन की जो 3 दशाएं है उसकी तुलना की थी इन्होंने बर्फ की एक चट्टान से, पानी में डूबी हुई एक बर्फ की चट्टान से इन्होंने इसकी तुलना की थी। जैसे मान लीजिए ये एक बर्फ की चट्टान है, क्या ये बर्फ की एक चट्टान है, और इसका अधिकांश पार्ट इसमें डूबा हुआ है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम? बर्फ की एक चट्टान है जो किसमें डूबी हुई है, ये पानी के अंदर ही डूबी हुई है। और इन्होंने कहा था फ्राइड ने कि जो ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का ये छोटा सा जो हिस्सा है, इसको इन्होंने कहा था चेतन मन। कौन सा कहा था इन्होंने? चेतन मन इन्होंने इसको बोला था। और एक कुल मन का कितना होता है? 1/10, यानी 10% जो पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है? चेतन मन होता है। और अधिकांश भाग जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये जो अधिकतर जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, अधिकांश पार्ट जो है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसको इन्होंने बोला था अचेतन मन। क्या बोला था इन्होंने? अचेतन मन। अचेतन मन, अचेतन मन इन्होंने इसको बोला था। और ये होता है हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का 90% पार्ट, यानी 9/10। 9/10 जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा अचेतन मन, ठीक है। चेतन मन कितना हो गया? 10%, 1/10। और जो अचेतन मन है वो हो गया 9/10। और जो ये जो लेयर है बीच की, ठीक है, ये जो लेयर है बीच की, यानी चेतन और अर्धचेतन, चेतन और अचेतन के जो बीच की अवस्था है, उसको इन्होंने कहा था अर्धचेतन अवस्था। क्या कहा था इन्होंने? अर्धचेतन मन। तो बिल्कुल इन्होंने मन की जो 3 दशाएं बताई है उसकी तुलना इन्होंने किससे की थी? आइसबर्ग से की थी, बर्फ की चट्टान से की थी। और इन्होंने बताया था कि जो पानी से ऊपर का जो छोटा सा जो हिस्सा है हमारा, ये तो कहलाता है हमारा चेतन मन, जो कि मन का बहुत छोटा पार्ट होता है, 10% होता है ओनली संपूर्ण मन का। और जो अधिकांश भाग जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये इसको इन्होंने बोला था अचेतन मन, जो कि संपूर्ण मन का कितना होता है? 90%, यानी 9/10। और जो ये जो बीच की अवस्था है क्या कहलाती है? अर्धचेतन अवस्था। क्या कहलाती है? अर्धचेतन अवस्था। तो एक एक करके हम इसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों चेतन मन। नंबर 1 पर कौन सा आता है हमारा? चेतन मन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉन्शियस माइंड। बिल्कुल, जो चेतन मन है हमारा वो क्या है? हमारा कुल मन का कितना है? हमारा कुल मन का 1/10, 1/10 भाग है। कितना पार्ट है ये हमारे मन का? कुल मन का 1/10, यानी 10% पार्ट ओनली क्या है? हमारा चेतन मन है। इसके अलावा ये हमारे मस्तिष्क की, ये हमारे मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? जागृत अवस्था। क्यों कहा है इसको? क्योंकि जो कुछ भी हम वर्तमान में कर रहे हैं वो क्या हमारा? चेतन मन है। तो इसको जागृत अवस्था बोला गया। क्या कहा गया इसको? जागृत अवस्था कहा गया इसको। किसको? चेतन मन को। इसके अलावा इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से है। किससे है? वर्तमान तथा वास्तविकता से इसका संबंध है। इसके अलावा इसका संबंध
वर्तमान अनुभूतियों से है। वर्तमान अनुभूतियां बोल दो या बोल दो वर्तमान अनुभव। वर्तमान अनुभूतियों से है। इसका संबंध वर्तमान अनुभूतियों से है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये क्या है आप लोगों की वर्तमान अनुभूति। ये कौन सा आपका सक्रिय मन है, चेतन मन है। इसके अलावा यथार्थ, यथार्थ तथा नैतिकता संबंधी, यथार्थ तथा नैतिकता संबंधी इच्छाएं इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है। जितनी भी हमारी यथार्थ और नैतिक इच्छाएं हैं उनका संबंध कौन से मन से है, चेतन मन से है। तो कुल मन का कितना हो गया, 1/10 भाग होगा। ये हमारे मस्तिष्क की कौन सी अवस्था है, जागृत अवस्था, यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वर्तमान में क्या हमारा चेतन मन है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से है, क्योंकि इसका संबंध वर्तमान अनुभूतियों से। वर्तमान अनुभूतियां कौन सी हो गई, जो मैं बोल रहा हूं और वर्तमान में जो आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगी हमारी वर्तमान अनुभूतियां होगी। यथार्थ तथा नैतिकता संबंधी जितनी भी इच्छाएं वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरा है हमारा अचेतन मन। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड इसको बोलते हैं। और ये जो है कुल मन का कितना होता है, ये है कुल मन का कितना होता है, 9/10 पार्ट। 9/10 भाग है। 9/10 भाग है, ठीक है। दमित इच्छाओं का भंडार गृह इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दमित इच्छाओं का भंडार गृह। यानी जितनी भी दुखद इच्छाएं हमारी, दुखद अनुभूतियां है, दमित इच्छाएं हैं, जिनको हम प्रॉपर वे में हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वो कहां पर होती है, हमारे अचेतन मन के अंतर्गत होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं। क्या खरीदना चाहते हैं, आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत प्रयास करने के बाद भी आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप कार नहीं खरीद पा रहे हैं, आपने बहुत पैसे जोड़े लेकिन आप पैसे जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद आप पैसे नहीं जोड़ पा रहे कार खरीदने के लिए। तो आप अपनी जो इच्छा है उसको क्या करोगे, आप दबा दोगे। क्या कर दोगे, आप दबा दोगे, दमित करके कहां भेज दोगे, आप उसको अचेतन मन में भेज दोगे। अब ये बताइए, आपकी जो आपने इच्छा का दमन किया है, जिस इच्छा का आपने दमन किया है, अचेतन मन में भेजा है, तो क्या वो इच्छा वापस चेतन में आ सकती है? तो बिल्कुल वो इच्छा आपके चेतन मन में वापस आ सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई साथी कार लेकर के एक दिन आपके घर पर आ गया, तो जैसे ही आप कार को देखते हो तो वो इच्छा जो आपने दमित की थी, वो इच्छा वापस से उठकर कहां पर आ गई, आपके चेतन में आ जाती है। कहां पर आ जाती है, चेतन में आ जाती है। तो बिल्कुल ही दमित इच्छा को क्या होता है, भंडार ग्रह होता है। जिन इच्छाओं को आप दमन कर देते हैं, वहां पर कहां पर सेव होती है, आपके अचेतन मन के अंतर्गत सेव हो जाती है। लेकिन उससे मिलती जुलती परिस्थिति जैसे ही आपके सामने आती है, तो दमित इच्छा आपके उठ करके वापस कहां पर जाती है, आपके चेतन मन में आ जाती है। तो कुल मन का कितना हो गया, 9/10 पार्ट हो गया। दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह इसको बोला जाता है। इसके अलावा वास्तविकता, तथा नैतिकता से परे, वास्तविकता और नैतिकता से परे होता है चेतन मन। इसका संबंध पूर्व अनुभवों से होता है। किससे होता है, पूर्व अनुभवों से।
चेतन मन का संबंध तो किससे होता है? वर्तमान अनुभव से, यानी वर्तमान में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या हो गया? आपके वर्तमान अनुभव हो गए। तो चेतन मन का संबंध तो वर्तमान अनुभव से हो गया, लेकिन जो अचेतन मन है इसका संबंध किससे होता है? पूर्व अनुभव से। किससे होता है? पूर्व अनुभव से। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप बुक को बार बार पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, प्रॉपर वे में बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं। अब जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी की है, बार बार मैंने सिलेबस को रिवाइज भी किया है, पढ़ा भी है अच्छे से, लेकिन जो मैंने याद किया, जो मैंने पढ़ा वो तो बिल्कुल मेरे माइंड में ही नहीं है। आपको ऐसा लगा होगा कि बिल्कुल जो मैंने पढ़ा है वो तो कहीं मेरे माइंड में ही नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस पेपर को आप जब एग्जामिनेशन हॉल में आप देखते हैं, तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस को पढ़ करके प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल राइट आंसर आप दे करके आते हो। क्यों? क्योंकि आपने याद कर करके अपने अनुभवों को कहां पर सेव कर लिया है? अपने अचेतन मन के अंतर्गत आपने सेव कर लिया। जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, तो आपने अपने उन पूर्व अनुभवों को कहां पर ले आए? आप याद करके चेतन में ले आए। कहां पर ले आए? आप चेतन में ले आए, और अपने सभी क्वेश्चन से क्या दिया? आपने आंसर दिया। और स्मृति भी क्या बोलते हैं? इसी को स्मृति हम बोलते हैं। तो पूर्व अनुभव का संबंध कौन से मन से होता है? अचेतन मन से होता है। फ्राइड ने इस मन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। सबसे महत्वपूर्ण माना है। क्यों माना है? क्योंकि इसका संबंध पूर्व अनुभवों से होता है। जितनी भी हमारी दमित इच्छाएं होती है, जितनी भी हमारी दुखद जो अनुभूतियां होती है, दुखद जितनी भी हमारी यादें होती है, वो कहां पर सेव होती है? हमारे अचेतन मन के अंतर्गत सेव होती है। जो हमारा चेतन मन होता है वो तो सिर्फ 1/10 होता है, ठीक है, 1/10 होता है। इसलिए हम जितनी भी दुखद बातें होती हैं, अगर जितनी भी हमारी दुखद जो यादें होती है, हम उसको वहां से चेतन मन से बुला कर कहां डाल देते हैं? हमारे अचेतन मन के अंतर्गत डाल देते। बिल्कुल कहा गया है कि आप बिल्कुल जो आपका चेतन मन है, बिल्कुल छोटा पार्ट है। क्या है? बिल्कुल आपके मन का छोटा पार्ट है। आप बिल्कुल यहां से आपको क्या होना चाहिए? बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रिलैक्स रहना चाहिए। बिल्कुल छोटा पार्ट है। अगर आप कोई टेंशन में रहोगे, ठीक है, आप बार बार उन दुखद यादों को याद करोगे, दुखद अनुभूतियों में आप अगर खोए रहोगे, तो बिल्कुल आप किसका शिकार हो जाओगे? चिंता का शिकार हो जाओगे, अवसाद का शिकार हो जाओगे, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे और पागलपन का शिकार आप हो जाओगे। ठीक है, तो उन सबसे बचने के लिए आप अपने इन दुखद यादों को, दुखद अनुभूतियों को, आपकी जो दमित इच्छाएं होती है, जो आपकी इच्छाएं आप प्रॉपर रूप में पूरी नहीं कर पाते, आप उसको कहां पर दबा देते हो? अचेतन मन में दबा करके आप भेज देते हो। लेकिन जब भी आपके सामने वैसी ही मिलती जुलती परिस्थिति आपके सामने होती है, तो वो इच्छाएं आपके वापस से उठकर कहां आ जाती है? चेतन मन में आ जाती है। तो बिल्कुल चेतन मन को आप बिल्कुल रिलैक्स रखिए। क्या रखिए? बिल्कुल रिलैक्स रखिए। हमारे मन का बहुत छोटा पार्ट है, बहुत नाजुक सा पार्ट है, इसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है। बिल्कुल आपको बर्फ की तरह आपको कूल रहना है। क्या रहना है? बर्फ की तरह ठंडा रहना है। और जितना आप यहां से रिलैक्स रहोगे, जितना आप कूल रहोगे, जितना आप ठंडा रहोगे, उतना ही आप ग्रहण कर पाओगे, उतना ही आप सीख पाओगे। यह है ना हमारे पास अचेतन मन। कौन सा मन? अचेतन मन। जो भी आपको, आपकी जो यादें हैं, जो जितनी भी दुखद यादें हैं, दुखद अनुभूतियां हैं, जो आपको परेशान करती है बार बार, आप उसको दबा दीजिए और कहां भेज दीजिए? अपने अचेतन मन के अंतर्गत उसको भेज दीजिए। क्योंकि अचेतन मन होता है दुखद अनुभूतियों, दुखद यादों और जितनी दमित इच्छाएं, उनका भंडार कौन सा होता है? अचेतन मन होता है। तो फ्राइड ने इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है? इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है संपूर्ण मन का। यह है मन का सबसे बड़ा भाग होता है। तो कुल मन इतना हो गया 9/10 भाग, सबसे बड़ा भाग हो गया संपूर्ण मन का। दमित इच्छाओं का भंडार गृह इसको कहा जाता है, क्योंकि जिन इच्छाओं की हम पूर्ति नहीं कर पाते प्रॉपर वे में, जो इच्छाएं सामाजिक तरीके से जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जितनी भी अनैतिक हमारी इच्छाएं होती है, असामाजिक जो इच्छाएं होती है, उनको हम बिल्कुल पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन इच्छाओं को दबा करके हम कहां पर भेज देते हैं? हमारे अचेतन मन में भेज देते हैं। तो दमित इच्छाओं का भंडार गृह इसको कहा गया है। वास्तविकता और नैतिकता से बिल्कुल परे है ये, ठीक है, वास्तविकता और नैतिकता से बिल्कुल परे हैं। इसका संबंध पूर्व अनुभवों से होता है। और फ्राइड ने इस मन को क्या माना है? सबसे महत्वपूर्ण माना है, और सबसे बड़ा मन, सबसे बड़ा ये पार्ट होता है हमारे मन का। ये हो गया आपका अचेतन मन। तीसरा है अर्धचेतन।
अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन जिसको बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड। देखिए दोस्तों, जो प्री कॉन्शियस माइंड है इसका कोई भाग नहीं होता अलग से, ठीक है, इसका कोई अलग से भाग नहीं होता। इस प्रकार से चेतन मन तो 1/10 भाग हो गया संपूर्ण मन का, और अचेतन मन 9/10 हो गया, लेकिन इसका कोई पार्ट नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई पार्ट नहीं होता। ये चेतन और अर्धचेतन मन के बीच की अवस्था है। क्या है ये? यह है चेतन व अचेतन। चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था है। ठीक है, चेतन और अचेतन के मन के बीच की क्या होती है? ये अवस्था होती है। इसके अलावा देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए किसी चीज को कहीं पर रख करके भूल गए, कोई चाबी है, बाइक की चाबी हमने कहीं पर रख दी उसको, बाइक की चाबी को, जो बुक होती है कहीं पर उसको रख दी, बैग हमारा कॉलेज से आए, बैग को कहां पर हमने रख दिया है, कोचिंग से आए, बैग को कहीं पर रख दिया हमने। तो बुक है, चाबी है, किसी चीज को मतलब किसी वस्तु को कहीं पर रख करके भूल जाना, और याद करने पर बार बार उस चीज को हम याद करते हैं लेकिन वो याद नहीं आ पा रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो चीज क्या आ जाती है? याद आ जाती है। क्या आ जाती है? याद आ जाती है। यानी याद की हुई चीज को भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, ये किसके अंतर्गत होता है? हमारे अर्धचेतन मन के अंतर्गत होता है। तो याद की हुई चीज को भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, ये सारी जो क्रियाएं होती है किसके अंतर्गत होती है? अर्धचेतन मन के अंतर्गत होती है। यानी हम कई बार किसी वस्तु को रखकर भूल जाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि यार मैंने उस चीज को कहां पर रख दी, वो चाबी मैंने कहां पर रख दी। बार बार आप याद करते हैं लेकिन वो आपको याद नहीं आ पाती, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको याद आ जाती है कि मैंने उस चाबी को वहां पर रखा था। तो यानी याद की हुई चीज को भूल जाना और प्रयास करने पर फिर उसका याद आ जाना, ये कहां पर होता है? हमारे अर्धचेतन मन के अंतर्गत होता है। और इसको क्या कहा जाता है? सुलभ स्मृति भी इसको कहा जाता है। सुलभ स्मृति। सुलभ स्मृति भी इसको कहा जाता है। यह चेतन व अर्धचेतन बीच की अवस्था है। याद की हुई चीजों को भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, और प्रयास करने पर फिर उसका याद भी आ जाना, यह होता है अर्धचेतन मन के अंतर्गत। हकला जाना और प्रयास करने पर याद आ जाना या फिर चेतन में आ जाना। ठीक है, ये सब क्रियाएं किसमें होती है? अर्धचेतन में होती है। इसके अलावा इसको सुलभ स्मृति भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक पार्ट हो गया हमारी मनोविश्लेषण जो संप्रदाय है उसका। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना इसकी की थी सिगमंड फ्राइड ने। किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1900 में इसकी स्थापना की थी। यानी व्यवहारवाद से पहले आ गया था। ये व्यवहारवाद है, उससे भी पहले संप्रदाय आ गया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? वियना के रहने वाले थे। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया नामक एक देश है, वहां के रहने वाले थे। और स्पेशली इनको मनोचिकित्सक माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? मनोचिकित्सक कहा जाता है फ्राइड को। और ये जो संप्रदाय है मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। प्रथम बल कहलाता है, द्वितीय बल कहलाता है व्यवहारवाद, और प्रथम बल कहलाता है मनोविश्लेषणवाद। क्योंकि इसके महत्व की वजह से मनोविज्ञान को अगर किसी संप्रदाय ने सर्वाधिक ढंग से प्रभावित किया है तो वो किया है किसने? मनोविश्लेषणवाद ने। तो ये होगी इसकी एक सामान्य जानकारी। इसके बाद हमने पढ़ा था इस संप्रदाय के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत इन्होंने स्थलाकृतिकल मॉडल दिया है, एक तो व्यक्तित्व का, और एक इन्होंने दिया है गत्यात्मक मॉडल। ठीक है, स्थलाकृतिकल मॉडल के अंतर्गत इन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन की 3 दशाओं का वर्णन किया है। और तुलना किससे की? इन्होंने बर्फ की चट्टान से की है। किससे की है? बर्फ की चट्टान से इन्होंने की है। और चेतन मन को इन्होंने कहा था 10% होता है संपूर्ण मन का। और जो पानी से ऊपर जो छोटा सा पार्ट जो बर्फ का दिखाई दे रहा है उसको इन्होंने क्या बोला था? चेतन अवस्था इन्होंने इसको बोला था। और कहा था ये जो हमारे संपूर्ण मन का कितना होता है? 10% होता है। और जो पानी के अंदर अधिकांश जो भाग डूबा हुआ है, ठीक है, ये जो भाग पानी के अंदर डूबा हुआ बर्फ का अधिकांश जो भाग डूबा हुआ है, इसको इन्होंने अचेतन अवस्था बोला था। और उन्होंने कहा था कि हमारी संपूर्ण मन का कितना होता है? 9/10 होता है। और जो बीच की अवस्था है
इसको इन्होंने अर्ध चेतन अवस्था कहकर के पुकारा था। इसके अलावा इन्होंने अगला जो मॉडल दिया था व्यक्तित्व विकास में, उन्होंने गत्यात्मक मॉडल दिया था, गत्यात्मक संरचना इन्होंने कहा था, और इसके अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की थी। और अगला जो इन्होंने सिद्धांत दिया था इसी संप्रदाय के अंतर्गत, अपने इसी मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय है इसके अंतर्गत इन्होंने मनोलैंगिक विकास का भी सिद्धांत दिया था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने एक एक करके इन मॉडलों का अध्ययन किया था। पहला था हमारा चेतन अवस्था, मन की चेतन अवस्था, कॉन्शियस माइंड, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि ये जो कुल मन कितना होता है 1/10 भाग होता है, और ये हमारे मस्तिष्क की कौन सी अवस्था है, जागृत अवस्था, यानी जो कुछ भी हम वर्तमान में कर रहे हो कौन सा हमारा चेतन मन है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है। किससे होता है इसका संबंध, वर्तमान और वास्तविकता, इससे इसका संबंध होता है। इसका संबंध वर्तमान अनुभूतियों से होता है, यानी जो मैं कुछ भी बोल रहा हूं और जो आप अनुभव ग्रहण कर रहे हैं, वर्तमान में जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जो कुछ भी आप अनुभव ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा चेतन मन है। यथार्थ तथा नैतिकता संबंधी इच्छा इसके अंतर्गत आती है। कौन से मन के अंतर्गत, चेतन मन के अंतर्गत। इसके अलावा अचेतन मन के अंतर्गत इन्होंने बताया था ये जो होता है कुल मन का कितना होता है 9/10 भाग, यानी 90% जो पार्ट होता है हमारे मन का वो होता है अचेतन अवस्था। दमित इच्छाओं का भंडारगृह इन्होंने इसको बोला था, क्या कहा था, दमित इच्छाओं का भंडारगृह होता है, दुखद अनुभूतियों का भंडारगृह होता है, दुखद यादों का भंडारगृह होता है। कौन सा मन, हमारा अचेतन मन। जितनी भी जो यादें होती है, ठीक है, जो अनुभूतियां होती है, जो दुखद होती है हमारे लिए, जिनको हम हमारे चेतन में नहीं रख पाते हैं, अगर हम चेतन में रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, क्योंकि चेतन मन ज्यादा देर हम इन चीजों को नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम उन चीजों को यहाँ पर रखेंगे हमारे चेतन मन में, बार बार उन चीजों को याद करेंगे, तो हम शिकार हो जाएंगे डिप्रेशन का, चिंता का, ठीक है, पागलपन का। तो अगर उससे बचना है तो उन सब चीजों को आप दबा कर कहां पर भेज दीजिए, अपने अचेतन मन के अंतर्गत उसको डाल दीजिए। तो दमित इच्छाओं का भंडार में होता है अचेतन मन, और जितनी भी हमारी दुखद यादें होती है, दुखद अनुभूतियां होती है, उस सभी का भंडार भी कौन सा मन होता है, हमारा अचेतन मन होता है। वास्तविकता तथा नैतिकता से बिल्कुल परे है ये, ठीक है। वास्तविकता और नैतिकता का वो संबंध नहीं होता है इस मन से, इसका संबंध पूर्व अनुभव से होता है। किससे होता है, पूर्व अनुभव से होता है, यानी याद कर करके हम जिन चीजों को ग्रहण करते जाते हैं, याद कर करके हम जिन चीजों को ग्रहण करके जाते हैं और कहां पर सेव करते हैं, हमारे अचेतन मन के अंतर्गत, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्व अनुभव कहलाते हैं। तो इसका संबंध किससे होता है, हमारे पूर्व अनुभव से होता है। इसके अलावा फ्राइड ने इस मन को क्या कहा था, सबसे महत्वपूर्ण माना था, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना था इस मन को, अचेतन मन को, और यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है क्योंकि 90% पार्ट होता है। इसके अलावा अर्धचेतन मन है, प्री कॉन्शियस जो माइंड है, इसको इन्होंने कहा था ये चेतन व अचेतन बीच की अवस्था है, कोई भाव तो होता नहीं है इसका, ठीक है। जैसे चेतन मन 1/10 हो गया, अचेतन हो गया 90% पार्ट हो गया संपूर्ण मन का, लेकिन इस मन का कोई भाग नहीं होता है, ये चेतन और अर्धचेतन बीच की अवस्था होती है। जैसे किसी चीज को रख करके भूल जाना, ठीक है, हकला जाना, अटक जाना, याद करने पर याद ही नहीं आ रहा है, जब प्रयास करते हैं याद करने का तो फिर वो वापस कहां पर आ जाती है, आपके चेतन मन में आ जाती है। यानी भूली हुई चीजों को प्रयास करने पर वापस चेतन में ले आना, ये सब कहां पर होता है, हमारे अर्धचेतन मन के अंतर्गत होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, सुलभ स्मृति इसको कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, सुलभ स्मृति भी इसको कहा गया है। तो दोस्तों मनोविश्लेषण संप्रदाय के अंतर्गत ये एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। अगला पार्ट जो है हम अगली क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।